Hi everyone, नमस्ते। I welcome you all to MPSC Made Easy। और आज जो है वो है डे 2 ऑफ MMP और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है इंग्लैंड रिवॉल्यूशन। सो जस्ट इन केस आपको नहीं पता है कि व्हाट इज MMP, सो MMP इज MPPSC मेंस प्रिपरेशन प्रोग्राम। यहाँ पे आप आई बटन पे क्लिक करके उसके बारे में और देख सकते हैं एंड यू कैन एनरोल इन दैट ऑल्सो। दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड टू यू बाय मी राशि रूसिया। ओके तो अब जब हम इंग्लैंड की रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे तो अगेन अब हर टॉपिक मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ने का दो तरीके होते हैं। पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करो तो वो हमेशा 2014 से 2018 के होते हैं एंड देन उसके बाद आप अलग अलग डायमेंशंस देखो कि और क्या आ सकता है इस टॉपिक से। तो जब हम इंग्लैंड रिवॉल्यूशन की बात करते हैं तो इससे कुछ बेसिक्स क्वेश्चन बनते हैं कि इंग्लैंड रिवॉल्यूशन 3 मार्क्स में, causes of England Revolution and impact of England Revolution। और दो और क्वेश्चंस बनते हैं कि why is this revolution called bloodless and why is this revolution called glorious। ठीक है, तो अब हम पहले नॉर्मल इंग्लैंड का रिवॉल्यूशन देख लेते हैं। ओके तो इंग्लैंड की जो रिवॉल्यूशन थी, इट वाज अ रिवॉल्यूशन दैट टुक प्लेस इन 1688 एट लंदन। और ये जो थी ये इल रूल की वजह से हुई थी जेम्स सेकंड जो वहां के राजा थे उस समय। ठीक है, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लडलेस रिवॉल्यूशन एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। सी ब्लडलेस कहने के लिए जो रीजन है या ब्लडलेस कहने के पीछे जो रीजन है वो ये है कि इसमें ज्यादा खून नहीं बहा था। मतलब जैसे कोई भी रिवॉल्यूशन होती है या कोई भी फाइट होती है तो उसमें ऑब्वियसली बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, है ना। बट इस रिवॉल्यूशन में टू बी वेरी स्पेसिफिक ज्यादा खून नहीं बहा था, ज्यादा लोग नहीं मरे थे। सिर्फ थोड़े बहुत ही लोग मरे थे, वो भी आयरलैंड और स्कॉटलैंड में। ठीक है, जबकि जो रिवॉल्यूशन जो इंग्लैंड में बेसिक रिवॉल्यूशन हुई थी वहां पे लोग नहीं मतलब वहां पे लोग नहीं मरे थे, तो इसलिए दिस रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड ब्लडलेस रिवॉल्यूशन एंड इट इज कॉल्ड ग्लोरियस रिवॉल्यूशन because it achieved its objective without any bloodshed, राइट। तो इट इज कॉल्ड ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, मतलब ये तो अच्छा रिवॉल्यूशन है जिसमें खून खराबा हुआ ही नहीं। ओके तो ये मैंने छोटे से आपको रीजन बता दिए कि ब्लडलेस और ग्लोरियस आए तो आपको क्या लिखना है उसमें। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रिपेयर हो चुका है कि 3 मार्क्स में इंग्लैंड रिवॉल्यूशन क्या है। अब हम कोर्स ऑफ द बैटल देख लेते हैं। कोर्स ऑफ द बैटल मतलब रिवॉल्यूशन में हुआ क्या 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 वहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन थी या कैसे रिवॉल्यूशन हुई, कैसे रिवॉल्यूशन खत्म हुई, और उसके बाद वील हैव अ लुक एट द कॉजेज एंड इम्पैक्ट ऑफ द रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं 1688 की जब ये रिवॉल्यूशन हुई। उससे पहले रिवॉल्यूशन को समझने से पहले हमें थोड़ा सा पॉलिटिकल कंडीशन समझनी होगी इंग्लैंड की कि वहां पे कौन रूल कर रहा था, कौन कौन से राजा थे या किसके बाद क्या कौन सा राजा आया वो। तो अब हम पहले एक पॉलिटिकल सिनेरियो देख लेते हैं इंग्लैंड का। तो जब ये रिवॉल्यूशन हुई तो वहां पे स्टुअर्ट डायनेस्टी रूल कर रही थी। ओके तो जैसे जब हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि 1601 में 1601 में हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश हुई थी, राइट, जो कि क्वीन ने की थी, क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ने। तो अब क्या होता है जब क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड मर जाती हैं, जब क्वीन एलिजाबेथ मर जाती हैं तो उसके बाद जेम्स फर्स्ट राजा बनते हैं और ये एक डायनेस्टी की शुरुआत करते हैं जिसको हम बोलते हैं स्टुअर्ट डायनेस्टी। और इसी डायनेस्टी का मेन रोल है इस पूरे बैटल में। तो पहले हम एक बार स्टुअर्ट डायनेस्टी के राजा देख लेते हैं। तो स्टुअर्ट डायनेस्टी में 4 राजा थे। जेम्स फर्स्ट जो क्वीन एलिजाबेथ की डेथ के बाद आए, फिर है चार्ल्स फर्स्ट जो जेम्स फर्स्ट के बाद आए, फिर है चार्ल्स सेकेंड और फिर है जेम्स सेकेंड। जेम्स सेकेंड वो राजा थे जिनके समय में ये बैटल हुई, बाकी ये 3 राजा थे जो कि स्टुअर्ट डायनेस्टी के थे। अब थोड़ा बहुत इन राजाओं के बारे में भी पढ़ लेते हैं हम, फिर हम बैटल की शुरुआत मतलब एक बेसिकली हम कोर्स में बैटल की कहानी देख रहे थे कि क्या क्या हुआ और किससे क्या हुआ और कैसे ये बैटल शुरू हुई और कैसे ये बैटल खत्म हुई। ठीक है, ओके सो अब अगर हम जेम्स फर्स्ट की बात करें तो जेम्स फर्स्ट जो था वो पहला राजा था जिसने इस डायनेस्टी को शुरुआत की, मतलब इस डायनेस्टी की शुरुआत की। ठीक है, ये था डिवाइन थ्योरी ऑफ किनशिप का बिलीवर, मतलब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो राजा होता है वो अपने आप को आम इंसान नहीं समझता पर वो अपने आप को भगवान का प्रतिनिधि समझता है, मतलब अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड समझता है और ये सोचता है कि वो जो भी करे वो सब सही है। ठीक है, तो ही वॉज अ बिलीवर ऑफ डिवाइन थ्योरी ऑफ किनशिप।
अब ये ठीक ठाक रूल कर रहा था, उसके बाद क्या हुआ कि ये मर गया, जेम्स फर्स्ट मर गया, तो आते हैं नेक्स्ट रूलर चार्ल्स फर्स्ट। चार्ल्स फर्स्ट ने जो रूल किया है वो 1625 से 1649 तक रूल किया, ओके। और इनने जो रूल किया जेम्स फर्स्ट ने वो किया है 1603 से 1625 तक। जस्ट अ सेकेंड, आई विल रब ऑल ऑफ दिस नाउ। ओके, तो हम चार्ल्स, आई एम सॉरी, ओके, सो कमिंग बैक टू द स्टोरी, ठीक है। तो हम बेसिकली डिस्कस कर रहे थे चार्ल्स फर्स्ट को। अब चार्ल्स फर्स्ट जो था वो एक बहुत ही ईगोइस्टिक राजा था, मतलब उसमें काफी ईगो था, काफी एटीट्यूड था। इस ईगो के कारण उसने अपने राज्यकाल में, उसने अपने काल में 2 लड़ाइयां लड़ी। पहली थी स्पेन के साथ, दूसरी थी फ्रांस के साथ। अब सी, जब भी कोई देश लड़ाइयां लड़ता है तो लड़ाइयां लड़ने के लिए इक्विपमेंट्स चाहिए, लड़ाइयां लड़ने में लॉसेस होते हैं। तो वहाँ की जो इकोनॉमिक स्थिति थी या इकोनॉमिक सिचुएशन थी लंदन की, वो खराब हो गई। इसके लिए उसको वापस सही करने के लिए, मतलब इकोनॉमिक सिचुएशन को वापस सही करने के लिए चार्ल्स फर्स्ट ने क्या किया, चार्ल्स फर्स्ट ने एक रेजोल्यूशन पास किया पार्लियामेंट में, जिससे वो चाहता था कि ये जो टैक्स है वहां पे आम जनता पे वो बढ़ जाए, ठीक है। पर हुआ ये कि जब उसने ये चीज पास करने की कोशिश की तो पार्लियामेंट ने इसको मना कर दिया, क्योंकि पार्लियामेंट में ज्यादातर लोग जो थे वो थे प्रोटेस्टेंट, ठीक है। हाँ, वील डिस्कस दिस, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट क्या होते हैं ये हम आगे जब हम कॉजेस पढ़ेंगे इस बैटल के तब हम उस चीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब हुआ ये कि इसने रिजोल्यूशन पास करने की कोशिश की जिसमें ये चाहता था कि टैक्स बढ़ जाए, पर पार्लियामेंट ने इस चीज को मना कर दिया। तो चार्ल्स फर्स्ट ने पार्लियामेंट को ही डिसॉल्व कर दिया, ठीक है। और जैसे ही पार्लियामेंट डिसॉल्व हुई तो लोगों का आक्रोश बढ़ा और 1649 में इसको मार दिया गया, इसको अरेस्ट किया और इसको मार दिया, मतलब ही वाज सेंटेंस्ड टू डेथ। अब 49 से 80 तक, सॉरी 49 से 60 तक अच्छे से पार्लियामेंट काम करती रही, और 60 में इनके नए राजा आते हैं जिनका नाम होता है चार्ल्स सेकंड। चार्ल्स सेकंड जो था वो एक अच्छा राजा था, वो कावर्ड था, तो इसलिए उसने ज्यादा इंटरफेयर किया नहीं, तो जो भी चीज, मतलब पूरा राज्य जो है वो अच्छे से चलता रहा। बट चार्ल्स सेकंड के मरने के बाद आते हैं जेम्स सेकंड, जो कि हमारे इस कहानी के लीडर हैं और जिनके राज्य में ही ये जो बैटल है वो हुई है। तो 1685 तक तो चार्ल्स सेकंड रूल करते रहे, उसके बाद आते हैं जेम्स सेकंड। अब जेम्स सेकंड जो थे वो बहुत ही ज्यादा एक डिक्टेटर काइंड ऑफ पर्सन थे, वो डिक्टेटर और डिस्पोटिक राजा थे जो कि लोगों के बारे में ज्यादा नहीं सोचते थे। और ये जो जेम्स सेकंड था ये एक कैथोलिक था, ये एक ऑर्थोडॉक्स कैथोलिक था। इसने क्या किया, जितनी भी हाई पोजीशंस होती हैं वो सारी ही कैथोलिक्स को दे दी, इसलिए एक अनरेस्ट हो गया लोगों में लंदन के, और दे वर वांटिंग कि इसको कैसे ना कैसे करके हटा दिया जाए राजा को, जेम्स सेकंड को। पर तब उन लोगों ने कुछ नहीं किया, क्योंकि जेम्स सेकंड जो था उसका कोई बेटा नहीं था, उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। उसकी एक बेटी थी जिसकी शादी हुई थी विलियम थर्ड से, जो कि होलैंड के राजा थे, ठीक है। तो अब इन लोगों ने उस समय तो कुछ नहीं किया, पर अब टर्निंग पॉइंट ये होता है इस लड़ाई में कि 10 जून, वेट आई विल राइट दिस थिंग, जस्ट अ सेकेंड, आई नीड टू रब ऑल ऑफ दिस, ओके। हाँ, तो एज वी वर डिस्कसिंग कि टर्निंग पॉइंट क्या होता है बैटल का, जेम्स सेकंड रूल कर रहा था, गंदा रूल कर रहा था, पर लोग उसको तब भी टॉलरेट कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था, वहां के जो लोकल नेटिव लोग थे उनको पता था कि इसका कोई बेटा नहीं है, इसकी एक बेटी है मैरी, जिसकी शादी विलियम थर्ड से हुई है। मतलब जेम्स सेकंड जब मर जाएगा तो विलियम थर्ड बनेगा वहां का राजा, और विलियम थर्ड जो था वो एक प्रोटेस्टेंट था, उसको लोगों की दर्द और दुख दिख रहे थे और वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करता था, ठीक है। पर अब टर्निंग पॉइंट ये आता है लड़ाई में कि 10 जून 1688 को जेम्स सेकंड के यहाँ हो जाता है एक बेटा, जिससे जो लोग हैं इंग्लैंड के उनको पता चल जाता है कि अब ये रूल करेगा, उसके बाद इसका बेटा रूल करेगा। मतलब ये जो चीज है, ये जो क्रुएलिटी कर रहा है प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स के बीच में जो वॉर है वो चलती ही रहेगी। तो वहां के लोगों ने विलियम थर्ड को बुलाया, और विलियम थर्ड जो है वो आ गए, और उन्होंने जेम्स
सेकंड के ऊपर लड़ाई की घोषणा कर दी और जेम्स सेकंड उस समय क्योंकि डर गए थे तो वो भाग गए। ठीक है, तो इसीलिए इस रिवॉल्यूशन को बेसिकली ब्लडलेस बोला जाता है क्योंकि खून खराबा ज्यादा हुआ ही नहीं। जेम्स थर्ड जब आए लड़ाई करने तो सॉरी विलियम थर्ड जब आए लड़ाई करने तो जेम्स सेकंड तो भाग गए थे। फाइन, तो ये बेसिकली वॉर के बारे में था कि हमने स्टार्ट किया, जेम्स सेकंड जो है वो आए थ्रोन पे। ठीक है, उसके बाद इनका बेटा पैदा हुआ और बेटा पैदा हुआ तो विलियम थर्ड ने एक्सक्लूड कर दिया जेम्स सेकंड को। अब विलियम थर्ड ने थ्रोन एक्वायर किया, मतलब वो राजा बन गए 1689 में, और उन्होंने एक डॉक्यूमेंट पास किया जिसको बोलते हैं बिल ऑफ राइट्स। इस डॉक्यूमेंट के आधार पे उन्होंने वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्टैब्लिश की इंग्लैंड में, और ये बोला कि जो किंग है उसकी पावर, रियल पावर्स को अबॉलिश कर दिया और वो एक सिर्फ नॉमिनल हेड कहलाएगा। तो ये बेसिकली हमने देख लिया कोर्स ऑफ वॉर, मतलब क्या क्या लड़ाई हुई, कैसे लड़ाई हुई। अब हम आ जाते हैं कॉजेस ऑफ इंग्लैंड रिवॉल्यूशन, या इंग्लैंड रिवॉल्यूशन जो थी हमारी उसके क्या कारण थे। तो कुछ कुछ कारण तो आपको लड़ाई के बारे में जान के ही, मतलब रिवॉल्यूशन के बारे में जान के ही समझ आ गए होंगे। तो पहला जो कारण है वो है स्टुअर्ट डायनेस्टी। ठीक है, अब जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया, जब ये रिवॉल्यूशन हुई थी उस समय स्टुअर्ट डायनेस्टी रूल कर रही थी। ठीक है, और स्टुअर्ट डायनेस्टी के जो राजा थे वो बहुत ही एग्रेसिव डिस्पोटिक थे, स्पेशली जेम्स सेकंड, जो लोगों के बारे में, जो वहां की जनता के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते थे, जिससे जनता में एक आक्रोश की भावना आ गई थी और वो वहां के राजा को हटाना चाहते थे। सेकंड जो रीजन है वो है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक्स। सी, इस चीज को हम थोड़ा सा देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो हम सेकेंड पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं विच इज इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक्स। सी, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स जो हैं वो दो क्लैन हैं क्रिश्चियनिटी के, जहाँ कैथोलिक्स जो हैं वो रूढ़िवादी ऑर्थोडॉक्स हैं, जबकि प्रोटेस्टेंट जो हैं वो लिबरल लोग हैं। ठीक है, कैथोलिक्स जो हैं वो मिशनरी में अपना मिशनरी को सपोर्ट करते हैं, मिशनरी से वो एडुकेशन फैलाते हैं जिससे सब लोग और कैथोलिक्स ही बन जाए। जबकि प्रोटेस्टेंट जो है, ऑन द अदर हैंड, प्रोटेस्टेंट जो है वो लिबरल लोग हैं और वो एडुकेशन और वर्क इज वर्शिप में बिलीव करते हैं। ठीक है, तो इसलिए अब हुआ ये बेसिकली कि इंग्लैंड की जो जनता थी वो 96% प्रोटेस्टेंट थी और बाकी 4% सिर्फ कैथोलिक्स थी, और जबकि कैथोलिक्स को ही सारी हायर पोजीशंस दी जा रही थी, कैथोलिक्स को ही सारे प्रिविलेजेस दिए जाते थे। इसलिए प्रोटेस्टेंट के अंदर एक भावना आ गई कि अब हमें सब सही करना है और अब वी डोंट वांट कि हमें बैकवर्ड माना जाए। फाइन, तो ये एक रीजन है कि कॉज क्यों हुई, वो है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक्स। अगला हम रीजन देखें वो है डिवाइन थ्योरी ऑफ किनशिप। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, अच्छा, जब जो जेम्स फर्स्ट था वो भी इस थ्योरी का बिलीवर था, जो चार्ल्स फर्स्ट था वो भी इस थ्योरी का बिलीवर था, जो जेम्स सेकंड था वो भी इस थ्योरी का बिलीवर था। तो सारे ही राजा जब डिवाइन थ्योरी ऑफ किनशिप के बिलीवर थे तो वो ऑब्वियस सी बात है कि ये लोग अच्छा रूल नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोग अपने आप को भगवान का प्रतिनिधित्व समझते हैं, प्रतिनिधि समझते हैं, तो ये लोग अच्छा रूल नहीं करते। फिर आता है ऑटोक्रेटिक रूल ऑफ जेम्स सेकंड। इसको भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो जेम्स सेकंड था जब वो थ्रोन पे आया तब वो एक डिक्टेटर और डिस्पोटिक और बहुत ही एग्रेसिव रूलर था। इसने क्या किया कि जितने भी बड़ी बड़ी पोस्ट हैं वो सारी कैथोलिक्स को दे दी रादर देन प्रोटेस्टेंट को। तो इसलिए प्रोटेस्टेंट के अंदर एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गई। ओके, तो ये तो हमने देख लिया कॉजेस ऑफ ब्लडलेस ग्लोरियस या इंग्लैंड रिवॉल्यूशन। सी, अब इससे ना क्वेश्चन आता है सीधे सीधे 6 मार्क्स का या 15 मार्क्स में आपसे पूछ लेंगे कॉजेस। तो आप क्या करोगे कि आप कॉजेस को डिफाइन करना है आपको, राइट? ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद इम्पैक्ट ऑफ ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। तो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन जब हुई उसके बाद क्या क्या इम्पैक्ट हुए ये अब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो इम्पैक्ट था इस लड़ाई का, इस युद्ध का, वो ये था कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में। हमने जैसा कि देखा जब विलियम थर्ड आए तो उन्होंने क्या किया, मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में कन्वर्ट कर दिया पॉलिटिकल सिनेरियो।
ठीक है। सेकंड है बिल ऑफ राइट्स, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब हम कोर्स ऑफ वॉर डिस्कस कर रहे थे कि विलियम थर्ड ने एक डॉक्यूमेंट पास किया जिसको बोलते हैं बिल ऑफ राइट्स। अच्छा, ये बिल ऑफ राइट्स भी आपसे 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो बिल ऑफ राइट्स ये एक डॉक्यूमेंट था जिसने ये कहा कि जो किंग है वो अब रियल हेड नहीं होगा, जबकि सिर्फ एक नॉमिनल हेड होगा। और इस ही लड़ाई पे ब्रिटेन का जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है वो रिलाई करता है, मतलब ब्रिटेन का जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम बेसिकली, वो इस ही लड़ाई के बाद स्टैब्लिश हुआ था। तो आज बेसिकली हमने पढ़ा ग्लोरियस रिवॉल्यूशन को, जिसको ब्लडलेस रिवॉल्यूशन या इंग्लैंड का रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे। तो आज के जो क्वेश्चंस है वो है विलियम थर्ड 3 मार्क्स में, जेम्स सेकंड 3 मार्क्स में, और इवैल्यूएट इंग्लैंड रिवॉल्यूशन एंड इट्स कॉजेस, ये आपको 6 मार्क्स में लिखना है। तो आपको ये आंसर्स कहाँ लिख के भेजने हैं, ये आंसर्स आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे लिख के भेजने हैं। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो और आपको इंग्लैंड रिवॉल्यूशन जो है वो अच्छे से समझ में आ गई हो। मैंने कोशिश किया कि मैं जितना छोटे में रिवॉल्यूशन को समझा सकूं उतने छोटे में समझाऊं और सारे टॉपिक्स को भी कवर करूं इस रिवॉल्यूशन के। और आप हमें हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं या हमें कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इन चैनल्स पे। टेलीग्राम पे स्पेशली बिकॉज टेलीग्राम पे ही जितनी भी अपडेट्स होती हैं, चाहे वो नए लेक्चर्स के बारे में हो, कुछ पीडीएफ्स या रिसोर्सेज होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए, वो सब टेलीग्राम चैनल पे ही शेयर की जाती हैं। ओके, सो यस, अब तो आपको ड्रिल पता ही होगी। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो आप देख सकते हैं पुराना लेक्चर जो कि हमने डे 1 में रेनेसा डिस्कस किया था, उसका लेक्चर यहाँ पे आई बटन पे। ऑल्सो हमारे चैनल पे जीएस पेपर 2 के कुछ लेक्चर्स अपलोडेड हैं, जीएस पेपर 3 के कुछ लेक्चर्स अपलोडेड हैं, उनको भी देखना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।